अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूट्यूब के चैनल गाइड टू लर्निंग इंग्लिश में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद शहाबुद्दीन एक शानदार वीडियो के साथ। दोस्तों, आज है जुमा यानी फ्राइडे Q&A का 17वां हफ्ता। आज आपके सवालात के जवाबात वीडियो की शक्ल में देने की कोशिश की जाएगी। अगर आप भी अपने सवालात रखना चाहते हैं या चाहते हैं कि वीडियो की शक्ल में जवाब दिया जाए तो बुध रात 9 बजे के बाद कम्युनिटी टैब में एक इश्तिहार लगाया जाता है फ्राइडे Q&A के नाम से। वहां आप कमेंट में अपने सवालात लिख सकते हैं, रख सकते हैं और उनके जवाब जुमा को शाम में वीडियो की शक्ल में दे दिए जाएंगे। तो आज के सवालात बहुत ही मुफीद और इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक देखें और समझने की कोशिश करें। तो चलिए बिला आखिर शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल है मोहम्मद नसीमुद्दीन साहब की जानिब से। प्रेजेंट इम्परफेक्ट और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, इन दोनों के दरमियान क्या फ़र्क है और किसको कहते हैं और दोनों का माना क्या होता है, वजाहत फरमाएं। प्रेजेंट इम्परफेक्ट और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। तो देखिए, आपको बता दूं कि प्रेजेंट इम्परफेक्ट और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव ये दोनों एक ही चीज़ के दो अलग अलग नाम हैं। ये कंटिन्यूअस टेंस को कहते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो होता है, जो आईएनजी लगा करके बनता है, वो जा रहा है, वो आ रहा है, वो खा रहा है, हंस रहा है, तो ये जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, इसी के दो और नाम हैं, प्रेजेंट इम्परफेक्ट और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। तो प्रोग्रेसिव के माना होता है कोई भी चीज़, प्रोग्रेस के माना तरक्की करना, बढ़ना, बढ़ते रहना। तो प्रोग्रेसिव यानी बढ़ने वाला। तो जो कंटिन्यूअस होता है तो वो जारी रहता है, चलते रहता है, इसलिए उसको भी प्रोग्रेसिव कहते हैं, बढ़ते रहता है आगे। और इम्परफेक्ट इसलिए बोलते हैं कि चूंकि वो नामुकम्मल होता है। इम्परफेक्ट के माना नामुकम्मल, अधूरा। तो चूंकि जो चीज़ जारी है, जाहिर सी बात है कब मुकम्मल होगा उसका पता नहीं होता, इसलिए उसे इम्परफेक्ट भी कहते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का नाम ही प्रोग्रेसिव है और इम्परफेक्ट भी है। यानी जितने भी प्रेजेंट के कंटिन्यूअस के होते हैं, जितने भी कंटिन्यूअस होते हैं, चाहे पास्ट के हो फ्यूचर के हो, उसको आप प्रोग्रेसिव कह सकते हैं। तो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव और प्रेजेंट इम्परफेक्ट ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का ही नाम है। वो जा रहा है, खा रहा है, ही इज़ गोइंग, ही इज़ ईटिंग, शी इज़ कमिंग, शी इज़ लाफिंग, इस तरह जो बोलते हैं तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ही प्रेजेंट प्रोग्रेसिव और प्रेजेंट इम्परफेक्ट कहलाता है। अगला सवाल इन्हीं का है कि अंग्रेज़ी में मज़दर की पहचान क्या है और बनाने का क्या तरीका है। मज़दर और इसमें मज़दर के दरमियान क्या फ़र्क है। तो अंग्रेज़ी में मज़दर की पहचान और उसके बनाने का तरीका सिंपल सा है कि मज़दर दो तरह का होता है। एक टू लगा करके बनता है, एक आईएनजी लगा करके बनता है। अंग्रेज़ी में आमतौर पे जो इस्तेमाल होता है यही दो तरीके होते हैं कि किसी भी वर्ब के शुरू में जो फर्स्ट फॉर्म होता है, जैसे गो, ईट और इसी तरह लाफ, सी, लुक, तो जो भी वर्ब है उसके शुरू में टू लगा देंगे तो ये मज़दर बन जाएगा। यानी अब इसका माना हो जाएगा टू लुक देखना, टू सी देखना, इसी तरह टू ईट खाना, टू गो जाना, तो मज़दर बन जाएगा। दूसरा तरीका होता है कि आईएनजी लगाकर किसी भी वर्ब के जो फर्स्ट फॉर्म होता है उसके आखिर में आईएनजी लगा देंगे तो ये भी मज़दर बन जाएगा। यानी गोइंग, ईटिंग, टॉकिंग, स्पीकिंग, वॉकिंग, तो ये जो आईएनजी लगा है तो ये भी एक तरह का मज़दर बन जाता है। तो जो टू के साथ जो इन्फिनेटिव बनता है, जिसे टू इन्फिनेटिव बोलते हैं, वर्ब के शुरू में टू लगा करके फर्स्ट फॉर्म के शुरू में, उससे मज़दर कहते हैं। टू इन्फिनेटिव वो मज़दर कहलाता है। और जो आईएनजी के साथ बनता है, वर्ब के आखिर में आईएनजी लगा करके फर्स्ट फॉर्म के आखिर में, उसे जीरंड कहते हैं, जो इसमें मज़दर कहलाता है। तो ये फ़र्क भी समझ में आ गया कि जो टू के साथ बनता है वो मज़दर कहलाता है, जो आईएनजी के साथ, जिसे इंग्लिश में जीरंड कहते हैं, बनता है, वो इसमें मज़दर कहलाता है। और कंटिन्यूअस में जो इस्तेमाल होता है वो वही है, वहाँ पर अलग माना होता है। यहाँ पर जो मज़दर के तौर पर इस्तेमाल होता है, इसमें मज़दर के तौर पर वो जीरन कहलाता है। इसका माना होगा गोइंग, ईटिंग, वॉकिंग, स्पीकिंग, सबका माना होगा जाना, खाना, पीना, सोना, इस तरह बोलना, स्पीकिंग, बोलना, इस तरह माना होगा, मज़दर का माना होगा। तो ये तो तरीक़े हैं और यही पहचान है आमतौर पर। अगला सवाल है रेहान सलमानी की जानिब से। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या इस्लामिक सवाल आपसे पूछ सकते हैं, जैसे कोई मसाइल वगैरह? तो देखिए, मसाइल वगैरह के लिए बहुत सारे दूसरे चैनल्स हैं, वहाँ पूछ सकते हैं आप। यहाँ पूछेंगे तो सारी चीज़ें खलत मलत हो जाएंगे, तो अच्छा नहीं होगा। यहाँ अंग्रेज़ी के ताल्लुक से सवाल किए जाते हैं और उर्दू अंग्रेज़ी के ताल्लुक से यहाँ मसाइल पूछने लगेंगे तो बात अलग हो जाएगी, इसलिए आप दूसरे चैनल का सहारा लें या पर्सनल में कभी पूछ सकते हैं। अगला सवाल है शम्स आलम आज़मी की जानिब से। मेरा सवाल यह है कि इंग्लिश में इसमें मफ़ूल बनाने का क्या तरीका है।
तो इंग्लिश में इसम मफ़ूल बनाने के लिए आसान सी सूरत है कि आप किसी भी थर्ड फॉर्म का, वर्ब के थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। वर्ब की 3 शक्लें होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो थर्ड फॉर्म का ही इस्तेमाल करके इसमें मफ़ूल बनता है। जैसे इसमें मफ़ूल का मतलब होता है कोई भी काम जो किया जा चुका हो, किया हुआ, मारा हुआ, लिखा हुआ, लिखा गया हो, खाया गया हो, तो उस तरह जो इस्तेमाल होता है उसे इसमें मफ़ूल कहते हैं। तो उसको रिटन यानी जो थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होता है, एक तो वर्ब के साथ, टेंस के साथ होता ही है। तो टेंस के साथ तो परफेक्ट टेंस में होता ही है, लेकिन आप इसे इसमें मफ़ूल के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इस्तेमाल किया जाता है। जैसे बोलना हो अगर हमें, लिखा हुआ तो रिटन, और बोला हुआ स्पोकन, पीटा हुआ बीटन, तो इस तरह इस्तेमाल होता है। तो आप ये इसमें मफ़ूल के तौर पर थर्ड फॉर्म को इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे ही अंग्रेज़ी में इस्तेमाल किया जाता है, यही तरीका होता है। अगला सवाल है मोहम्मद सुफियान की जानिब से, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बाद अर्ज़ है कि आप किन ऐप से और किस तरह वीडियो एडिट करते हो, बराह करम रहनुमाई फरमाएँ। तो देखिए, ऐप की बात जहाँ तक है और वीडियो एडिट करने की बात है, तो वीडियो मैं बनाता हूँ रिकॉर्ड करके, यानी कि ऑडियो के ज़रिए रिकॉर्ड करता हूँ। पहले उसे मवाद जमा कर लेता हूँ, उसके बाद उसे रिकॉर्ड करता हूँ, और जो तस्वीरें वगैरह बनानी होती है, फ़ोटोज़ वगैरह लिखना होता है, वो मैं पिक्सल लैब में बना लेता हूँ तस्वीरी शक्ल में। और उसके बाद उसे काइन मास्टर में जा करके जो फ़ोटोज़ होते हैं, जो तहरीर होती है फ़ोटोज़ में, जो तहरीर लिखी हुई होती है उसे, और जो ऑडियो रिकॉर्डिंग होते हैं, उन दोनों को मिलाकर वीडियो बना लिया जाता है। तो काइन मास्टर और पिक्सल लैब का इस्तेमाल करता हूँ, दो ही ऐप हैं, इन दोनों का इस्तेमाल करके वीडियो बनाता हूँ। और जहाँ तक बात है ये फेस कैमरे की, जैसे कि अभी बना रहा हूँ, तो इसमें जो है ये इसमें भी काइन मास्टर का ही इस्तेमाल किया जाता है, और दूसरा कोई ऐप का इस्तेमाल नहीं करता हूँ मैं इसी के ज़रिए से। लेकिन इसमें थोड़ी सी मेहनत ये लगती है कि मोबाइल वगैरह सामने रख कर, कैमरा सामने रख करके, और पीछे ग्रीन स्क्रीन लगा करके एडिट करना पड़ता है, और जो है बैकग्राउंड वगैरह को हटाना पड़ता है। तो वो भी काइन मास्टर से ही हो जाता है। तो काइन मास्टर ही से मैं इस्तेमाल करता हूँ और उसी के ज़रिए एडिट करता हूँ। अगला सवाल है परवेज चौधरी की जानिब से, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सर, मेरा सवाल ये है कि कंडीशनल सेंटेंस क्या है और कितने तरह के होते हैं और क्या पहचान है उनकी, बतला दीजिए। तो देखिए, कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं, क्या पहचान है, क्या तरीक़े हैं, ये थोड़ी सी लंबी बहस है। इसे अभी जो हमारा सबक चल रहा है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का, वो जैसे ही मुकम्मल होगा उसके बाद हम कुछ 1-2 सबक के बाद हम कंडीशनल सेंटेंसेस वगैरह ही बताएंगे। ये गालिबन 3-4 तरीके के होते हैं बनाने के, इसके तरीक़ों में टाइप होते हैं इसके कंडीशनल सेंटेंसेस के। तो अभी अगर बताऊं तो थोड़ी सी ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी और मुश्किल होगा। अगला सवाल है दाऊद खान की जानिब से, मैं इंग्लिश को नहीं पढ़ सकता, क्या करूँ। इंग्लिश अगर आपको पढ़ना नहीं आता तो उसके लिए हमने तकरीबन 9-10 वीडियोज़ बना रखी है, और वो उन्हीं लोगों के लिए है जिन्हें इंग्लिश पढ़ना बिल्कुल भी नहीं आता। आप उन तमाम वीडियोस को देखिए, उस जो 10 वीडियोस हैं उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप ले सकते हैं। तमाम वीडियोस को शुरू से देखिए, आपको बिल्कुल पढ़ना भी नहीं आता अगर, फिर भी आप सीख जाएंगे, बहुत हद तक आपको पढ़ना आ जाएगा। फिर आगे आप आगे अंग्रेज़ी सीख सकते हैं और दीगर चीज़ें कर सकते हैं। तो 10 वीडियोज़ हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अगला सवाल है दाऊद खान का ही कि सर, तलफ़्फ़ुज़ का बहुत बड़ा मसला है। तलफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में मैं कई बार पहले भी बता चुका हूँ कि ज़ाहिर सी बात है, अंग्रेज़ी ज़बान ही ऐसी है कि इसमें तलफ़्फ़ुज़ का मसला होता है। तो तलफ़्फ़ुज़ आपको धीरे धीरे सीखना पड़ेगा, और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। इसके लिए बहुत ज़्यादा रूल्स भी नहीं है कि ये रूल्स याद कर लें तो आप तलफ़्फ़ुज़ का मसला हल हो जाएगा, बल्कि आपको हर लफ्ज़ का तलफ़्फ़ुज़ डिक्शनरी से देखना ही पड़ेगा, और सुन के समझ के आपको लोगों से जानना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा मशक़ करनी पड़ेगी, तभी आ सकता है, और कोई रास्ता नहीं है। अगर बुनियादी आपको अंग्रेज़ी का तलफ़्फ़ुज़ चाहिए तो 1000 अल्फ़ाज पर मुश्तमिल हमने जो वीडियो बनाई है, और उसकी PDF भी है, उसमें हमने 1000 अल्फ़ाज तर्जमा भी लिखा है और उसके तलफ़्फ़ुज़ भी दे दिया है, ताकि आप बुनियादी चीज़ों के तलफ़्फ़ुज़ से वाकिफ़ हो जाए, बुनियादी अल्फ़ाज से। तो वो आप देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वीडियोज़ भी मिल जाएगी आपको। अगला सवाल है असद बलोच की जानिब से, सर, आपकी इंग्लिश मिस्टेक होती है, आपके इंग्लिश मिस्टेक होती हैं। जी बिल्कुल, इंग्लिश के मिस्टेक का मसला ही ऐसा है कि बड़े बड़े लोगों से गलती हो जाती है। अलबत्ता मश्क जितना ज़्यादा करते हैं लोग, धीरे धीरे इस्लाह हो जाती है, लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, हर एक को टाइम लगता है सुधारने में, काफ़ी वक्त लग जाता है। सर,
इस तरह के वर्ड रीड करने में मुश्किल होती है जिनके आगे जीएच एक साथ हो, मतलब जैसे टफ, रफ, डफ वगैरह इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं इन्हें तलफ़ुज़ करने में दुश्वारी होती है। तो देखिए मैं आपको बहुत ज़्यादा तफसील तो नहीं बता सकता, लेकिन आसान सा कायदा याद रखिए, जीएच जहाँ भी किसी वर्ड में आता है तो उसका तलफ़ुज़ या तो होगा ही नहीं, यानी वो साइलेंट होगा, या तलफ़ुज़ होता है अगर आमतौर पे तो उसका तलफ़ुज़ फ़ा होता है, जैसे लाफ, टफ। तो मैं एक कायदा बता देता हूँ, छोटा सा कायदा है कि अंग्रेज़ी में तकरीबन 7 या 8 ही ऐसे वर्ड्स हैं जिनमें जीएच का तलफ़ुज़ फ़ा होता है। अब वो 7-8 अल्फाज कौन से हैं? इनफ़, इनफ, रफ, कफ, टफ, सलाफ, ट्राफ, लाफ और ड्राफ्ट। ये तकरीबन 8 अल्फाज ऐसे हैं जिसमें जीएच का तलफ़ुज़ फ़ा होता है। बाकी इसके अलावा जो भी अल्फाज आएंगे जिसमें जीएच या और कोई जीएच के साथ मिलकर आए तो उमूमन वो अल्फाज खामोश होते हैं, वो पढ़े ही नहीं जाते हैं, जैसे एट, राइट, ब्राइट, फाइट। बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं जो जीएच तो होते हैं लेकिन वो खामोश होते हैं, पढ़े ही नहीं जाते हैं। तो ये आसान सा कायदा याद रखेंगे, मसला हल हो जाएगा। अगला सवाल है इन्हीं का कि सर आप खुद ही वीडियो बनाकर एडिट करते हो या फिर आपकी टीम है? तो नहीं भाई, मैं खुद ही सारा काम करता हूँ, कोई टीम वीम नहीं है। इतना बड़ा काम नहीं है कि बहुत ज़्यादा जो है टीम रखने की ज़रूरत हो। अगला सवाल है इन्हीं का कि सर मार्केट में बहुत सारे बुक्स होते हैं जो कहते हैं कि 30 दिन में मुकम्मल इंग्लिश स्पीकिंग सीखे, ये बुक सच होती है? देखिए जो इस तरह की किताबें होती है उसमें उनका मकसद ये नहीं होता कि आपको जो है 30 दिन में जो है 1 महीने में अंग्रेज़ी सिखा दें। उनका मकसद ये होता है कि वो कुछ जुमले और जो उनके तजर्बे होते हैं उनकी रोशनी में वो कुछ अल्फाज और जुमले दिए होते हैं और लिखे होते हैं वहाँ, जिन्हें रट कर और समझ कर आप कुछ हद तक इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। तो वो एक लुभाने के लिए बोल देते हैं लोग कि 30 महीने में सीखें, तो आप उनसे इस्तेफ़ादा कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप 1 महीने में सीख ही जाएँ, ऐसा नहीं होता, बल्कि अंग्रेज़ी बोलने और लिखने या पढ़ने इसके लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, कुछ महीने लगते हैं, साल लगते हैं, वक्त लगता है। अगला सवाल है हुज़ैफ़ा सुलिया की जानिब से, जुमला के शुरू में कभी जो देर लगाते हैं उसका क्या मतलब होता है? तो देखिए देर का माना तो होता है वहाँ, लेकिन जुमला के शुरू में जो देर लगा हुआ होता है उसका कोई माना नहीं होता। मैं इसकी तफसील बताऊंगा आगे, इसके लिए मुस्तकिल वीडियोस आएंगी। कंडीशनल सेंटेंस के बाद ये समझिए कि मॉडल वर्ब जैसे ही ख़त्म होता है कंडीशनल, और उसके बाद जो है देयर, ईट, लेट वगैरह और भी जो ज़रूरी चीज़ें हैं तर्जमा करने के लिए वो बताए जाएंगे। तो मुख्तसर ये समझ लीजिए कि जुमला के शुरू में देयर का इस्तेमाल होता है और उसका कोई माना नहीं होता। ये उस सूरत में होता है जब जुमला को शुरू करना हो और कोई फ़ाइल या मफ़ूल, कोई फ़ाइल ना हो, जैसे कि ऑब्जेक्ट ना हो या सब्जेक्ट ना हो, ये समझ लीजिए फ़ाइल या मफ़ूल ना हो। जैसे मिसाल के तौर पर उर्दू में समझ लीजिए, अगर हमें कहना हो कि एक राजा था, बोलते हैं एक राजा था, उसके 2 बेटे थे, इस तरह बोलते हैं। तो अब ये जो बोलना पहला जुमला एक राजा था, तो यहाँ पर राजा तो है, चलिए फ़ाइल मान लेते हैं, इससे सब्जेक्ट मान लेते हैं कि राजा था। तो अब इसके लिए इंग्लिश अगर बनाएंगे एक राजा था तो यहाँ पर होगा अ किंग वाज, अ किंग वाज। अब देखिए यहाँ पर जुमला नाक़िस रह गया। अब इसका जो है सब्जेक्ट तो है लेकिन ऑब्जेक्ट ही गायब है। राजा था, क्या था, कुछ पता नहीं है, तो इस तरह बोलते हैं। तो अब यहाँ पर शुरू करने के लिए हमें देयर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब बोलेंगे देयर वाज अ किंग, या फिर अ किंग वाज देयर। तो जहाँ पर जो ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ रही है और नहीं है, वो नहीं है, तो वहाँ पर देयर का इस्तेमाल करते हैं सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जगह। तो देयर वाज अ किंग भी बोल सकते हैं और अ किंग वाज देयर। तो इस तरह इस्तेमाल होता है, बाकी तफसील आगे आएगी। दोस्तों यही कुछ सवालात थे जिनके जवाब देने की मैंने हर इम्कान कोशिश की है। जिनके रह गए हों उन्हें आइंदा देने की कोशिश की जाएगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, जवाब भी पसंद आए होंगी। और अगर पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक करें और नए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और दीगर हज़रात के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि।